हेलो दोस्तों, आज हम पार्ट 1 कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.2 के सारे सवाल हल करेंगे और इसमें हमें अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी होंगी। ठीक है, तो इनमें हम कुछ उदाहरण देखेंगे और इसके जो भी एक्सरसाइज के सवाल हैं इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इनको सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा एक प्रमेय के बारे में चर्चा करते हैं। वो प्रमेय हमारी क्या कहती है? हमारी प्रमेय है कि 1.2 ये कहती है कि यदि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। मतलब इसमें कहने का मतलब है, यदि कोई संख्या p है, ये a स्क्वायर को यदि विभाजित करती है तो क्या है? a को भी क्या p विभाजित करेगी। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम क्या है, यानी हम क्या है, 10 के वर्ग को यदि 5 में भाग जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं 100/5, कितना आ गया? 20। तो मतलब क्या है, मतलब कि यदि 10 के स्क्वायर में 5 का भाग जाता है तो उसके 10 में भी क्या है? 5 का भाग जाएगा। ये हम कहना चाहते हैं, यानी किसी संख्या के वर्ग में अगर किसी संख्या का भाग जाता है तो केवल उस संख्या में भी क्या है? उसका भाग चला जाएगा। इसका हम एग्जाम्पल समझा लें, जैसे ये संख्या हमारी की। ठीक है, तो ये हमारी थोड़ा थ्योरम है, इसको हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। इसका कुछ नहीं यूज है, केवल आगे सवालों में कंसेप्ट लगेगा। तो अगला हम सवाल शुरू कर रहे हैं अपने बुक का एग्जाम्पल नंबर, यानी अगर हम बात करें तो हमारी ये है प्रमेय नंबर। अपनी बुक का हम सवाल शुरू कर रहे हैं कि रूट सिद्ध कीजिए कि यह कह सकता है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें इसे हल करके दिखाना है कि क्या रूट 2 एक क्या अपरिमेय संख्या है? नहीं। अपरिमेय मतलब क्या है? जो संख्या रूट है, जो मतलब परिमेय ना हो। ठीक है, तो परिमेय संख्या कौन सी कहलाती है? वह संख्या है जिनको हम क्या है, p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। हमारी परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्याएं जिन्होंने क्या है, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और क्या होगा? q नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, हम अपने बुक का उदाहरण नंबर पहले अब हम बात करें क्या है प्रमेय नंबर। प्रमेय नंबर 1.3 इसमें कहता है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें क्या है, हम पहले इसमें एग्जैक्ट उल्टा मान के चलेंगे। ये बोला है अपरिमेय संख्या, तो क्या है? परिमेय मान के चलेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं। तो लिखेंगे हल। माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब हम परिमेय संख्या से मान ले तो मतलब कह सकते हैं रूट 2 बराबर क्या होगा? p/q। ये हम परिमेय के रूप में हम लोग लिख दिए और यहाँ लिखेंगे कि q नॉट इक्वल टू 0, q कभी भी 0 नहीं हो सकता। और क्या होगा? और कि p व q ये क्या होंगे? को प्राइम, यानी सह अभाज्य होंगे, सह अभाज्य संख्याएं होंगी। अब बात आती है सह अभाज्य क्या होगा। इसको थोड़ा हम बेसिक समझ लेते हैं कि सह अभाज्य क्या होगा। तो सह अभाज्य संख्याएं वह संख्या होती है जिनका HCF केवल एक आता हो। सह हमारी बात करें को प्राइम, यानी सह अभाज्य संख्याएं। और हम बात करें को प्राइम की, अगर हम सह अभाज्य की बात करें, सह अभाज्य की बात करें तो मतलब वे संख्या होती हैं, वे संख्याएं जिनमें कॉमन, या हम कह देंगे HCF केवल एक हो। केवल क्या हो? केवल एक ही उसको क्या कॉमन है HCF हो सकता है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल हम बात करें एग्जांपल 14 और 15, इनमें केवल जो हमारा फैक्टर निकालेंगे, 14 को 1 गुणे 14 कर सकते हैं और 15 को 1 को हम लोग कर सकते हैं 3 गुणे 5। इनमें क्या कॉमन? इनमें कॉमन केवल क्या दिख रहा है? हमारा एक ही संख्या कॉमन दिख रही है, इसलिए क्या है ऐसे। तो हमने यहाँ क्या माना कि माना रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो इसे हमने माना सॉरी रूट 2 यदि एक परिमेय संख्या हमने माना है तो रूट 2 बराबर क्या, हम p/q लिख देंगे। ठीक, और q कभी 0 के बराबर नहीं होगा और p और q क्या एक सह अभाज्य होंगी। ठीक है, सह अभाज्य का मतलब ये होता है कि उनका जो HCF होगा तो क्या होगा? हमेशा एक होगा। ठीक,
अब यहाँ पास हम चीज़ों को आगे बढ़ा के चलते हैं। ठीक, अब यहाँ पास क्या हम लोग करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो Q गुणे √2 बराबर P, Q गुणे √2 बराबर P। हम लोग जब इतना कर देंगे तो दोनों पक्षों क्या करते हैं, हम लोग वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का दोनों पक्षों का हम लोग वर्ग करने पर वर्ग कर दें। तो Q गुणे √2 का वर्ग बराबर P का वर्ग। अब Q से Q स्क्वायर हो जाएगा, अब वर्ग से वर्ग में कैसे कितना बचा, 2 बचा, बराबर P स्क्वायर। इतना हमारा हो गया। तो अब लिखेंगे Q बराबर P स्क्वायर बटे 2। यानी क्या है, यदि किसी संख्या को इसका विभाज्य कर रहा है, अब क्या है कि Q स्क्वायर क्या है हमारा, P स्क्वायर बटे 2 आ गया। अब इसको हम लोग ये दे देंगे समीकरण नंबर 1। हम ये देखेंगे कि यहाँ पास क्या हमारा सवाल कहता है कि यदि, अब देखना कि P स्क्वायर में क्या है, 2 का भाग जा रहा है, तो P भी 2 का भाग चला जाएगा। अभी जैसे हम अपनी प्रमेय हम देखे थे 1.2 देखे थे, सेम उसी प्रकार। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि P स्क्वायर 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है, P स्क्वायर क्या है, 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है, तो इसलिए क्या होगा, हमारा P भी 2 से भाज्य होगा। जो हमारे हम देंगे रीजन प्रमेय 1.2 से। हमारी प्रमेय 1.2 वही कहती है, यदि किसी संख्या का वर्ग में किसी का भाग जाता है तो उस संख्या में क्या उस संख्या भाग चला जाएगा, ऐसे। ठीक, अब आगे आते हैं, इसको आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पास हमने ये मान लिया। अब से जब हम यहाँ मान लिया कि P में भी क्या 2 का भाग जाएगा, तो भाग अगर जाएगा तो कुछ ना कुछ आएगा। तो हम मान लिया K ले लिया, है ना, हमने क्या है K माना। K क्या है, K1 क्या, एक क्या है, इंटीजर है, पूर्णांक है, क्या है K1 क्या है, हमारा एक पूर्णांक संख्या हो जाएगी। ठीक, इतना। अब इतना हम करने के बाद ये देखेंगे हमारा क्या है। अब P बराबर लिखेंगे 2 गुणे K1, 2 गुणे K1, इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक, हम फिर लिखेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब इस P का मान उठा के हम इस समीकरण 1 में हम रख देंगे। ठीक, तो रखते हैं, तो क्या Q स्क्वायर बराबर P का मान कितना है, 2K1 का स्क्वायर बटे 2। इसमें लोग सॉल्व करेंगे तो Q स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4, K1 का स्क्वायर बटे 2, 2 for 2 कैंसिल, तो Q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, K1 का स्क्वायर। हमारा ये सवाल है, Q स्क्वायर क्या हो गया, K1 का स्क्वायर हो गया। K1 का स्क्वायर गुणे 2 हमारा बच जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं Q स्क्वायर बटे 2 बराबर क्या है, K1 का स्क्वायर। इसको हम लोग देते हैं समीकरण नंबर 2 दे सकते हैं, या लिख सकते हैं, या K1 का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं Q स्क्वायर बटे 2। इतना हम दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि Q स्क्वायर में 2 का भाग अगर जा रहा है तो Q में भी 2 का भाग जाएगा। सेम इस प्रकार इसका यूज करना है। यदि Q स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है तो Q में भी 2 का भाग जाएगा। और इस प्रश्नावली हमारे 1.2 में सारे सवाल इसी प्रकार के। आप लोग केवल 1-2 सवाल को हल करने में अगर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है ये भाषा लिखने में, लेकिन सारे सवाल इसी प्रकार से, बहुत ईजी प्रश्नावली है, सारे सवाल इसी प्रकार से हैं। ठीक, तो यहाँ पास क्या है कि Q स्क्वायर बटे 2 बराबर K1 स्क्वायर। हमने यहाँ देखा K1 स्क्वायर बराबर क्या है, Q स्क्वायर बटे 2। यहाँ हम बात करें, यदि Q स्क्वायर में 2 का भाग जाता है तो Q में क्या है, 2 का भाग जाएगा। अभी आगे लिख के भी दिखाना है। ठीक, तो यहीं पर लिखना है, इस पर लिखना है कि ये चूंकि Q स्क्वायर में 2 का भाग या 2 से विभाज्य है, इसलिए Q भी 2 से भाज्य होगा। और लिख देना है कि Q 2 से भाज्य है, तो भाग देने पर कुछ न कुछ आएगा, तो हमने मान लिया K2 आ गया। भाग देने पर कुछ न कुछ आया तो हमने मान लिया क्या आ गया, K2 आ गया। ठीक है, लिखेंगे जहां
K2 एक क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। K2 एक क्या है, पूर्णांक है। हमने इसमें इधर लिख दिया। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब लिखेंगे यदि Q बराबर 2 गुणे K2 आ गया, इसे दे देते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक, समीकरण नंबर 3। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि एक Q बराबर 2 गुणे K2, और यहाँ देख रहे हैं समीकरण नंबर 2 हम देख रहे हैं कि P बराबर, हम लोग क्या समीकरण नंबर हम देख रहे हैं, समीकरण नंबर हम अगर 2 देख रहे हैं तो P बराबर 2 गुणे K1, और समीकरण 3 अगर हम यहाँ देख रहे हैं कि Q बराबर 2 गुणे K2। यानी हमें कह रहे हैं कि P और Q में एक से ज़्यादा फैक्टर मिल रहे हैं। हमें क्या है, एक से ज़्यादा फैक्टर मिल रहे हैं, और एक से ज़्यादा फैक्टर मिल रहे हैं तो क्या है, ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या, हमारी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है ना। ऐसे लिखेंगे यदि एक से ज़्यादा फैक्टर, तो इसको हम अंतिम में लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है, समीकरण 2 व 3 से लेके चलेंगे तो है ना। समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है, समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि P व Q में 2 एक उभयनिष्ठ, 2 एक कैसा, 2 एक क्या उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कॉमन है, या कह सकते हैं गुणनखंड है, खंड है। अतः P व Q सह अभाज्य संख्या नहीं है। कि हमने क्या कहा कि हमारा समीकरण 2, हमारे यहाँ और समझते हैं। समीकरण 2 क्या निकला, P बराबर 2 गुणे K1 निकला, और समीकरण यह हमारा 2 था, और समीकरण 3 हमारा निकला, क्या निकला कि Q की बराबर 2 गुणे K2 निकला। यहाँ पास हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पास हम देख रहे हैं कि हम क्या बात करें कि यदि सह अभाज्य संख्या अगर है कोई, उसमें केवल एक ही एस्केप होगा, लेकिन यहाँ एक के अलावा क्या है, 2 भी आ रहा है, इसलिए क्या है, सह अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। यानी P और Q क्या है, सह अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। अतः हमारी जो पूर्व की जो कल्पना है क्या है, वो हमारी विरोधाभास है ना। ये लिखेंगे, अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या है, विरोधाभास है। विरोधाभास यानी क्या है, गलत है ना, इसके विरोध में। क्योंकि हम पूर्व में ये मान के चल रहे हैं कि ये क्या है, हमारी ये को प्राइम नंबर है, लेकिन यहाँ को प्राइम नंबर है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पास क्या है, हमें एक से ज़्यादा फैक्टर मिल रहे हैं, इसलिए क्या है, ये हमारी को प्राइम नहीं है। तो इसलिए क्या है, हमारी पूर्व की कल्पना क्या है, विरोधाभास है। अतः रूढ़ 2 एक अपरिमेय संख्या है। इतना लिखेंगे तब जाके हमारा क्या पूरा नंबर मिलेगा। ठीक, चूँकि बोर्ड एग्जाम में हमें अच्छे से लिखना भी होता है, तो हम लिखने के भी विशेष ध्यान देंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। अब आते हैं अपनी बुक का उदाहरण नंबर 5। हम इसको सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 5, उदाहरण नंबर 5 कहता क्या है, हम इसको देखते हैं। उदाहरण नंबर 5 हमारा ये कहता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये कहता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है, हमारी एक अपरिमेय संख्या। हम इस प्रश्नावली में उदाहरण के सवाल भी हल करेंगे और साथ में हम प्रश्नावली के सवाल भी हल करेंगे, क्योंकि सारे सवाल बहुत अच्छे हैं। इसको ऐसे पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसे पूछ सकता है। सेम लिखने का तरीका पूरा वही और कुछ। हम एक बार बुक और देख लेते हैं कि कहता है √3 एक अपरिमेय संख्या है।
ठीक, ये सिद्ध करते हैं। हम एनसीईआरटी बुक को सॉल्व कर रहे हैं। तो लिखना है उसी प्रकार माना, इसको हम क्या क्या बोला, अपरिमेय, तो हम लोग इसको परिमेय लेकर सिद्ध करेंगे, परिमेय लेकर हम लोग हल करेंगे। इसको जस्ट पूछा अपरिमेय, पूछा क्या अपरिमेय, लेकिन क्या हम परिमेय मानकर हल करेंगे। माना √3 एक परिमेय संख्या है। इस प्रश्नावली में जितने भी सवाल दिए हैं सबको इसी प्रकार सॉल्व करना है, बस संख्या चेंज रहेगी, बाकी पूरा पैटर्न पूरी भाषा उसी प्रकार लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक दो सवाल को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, बाकी सवाल अपने आप बन जाएंगे। ठीक है, तो फिर हम मान लेंगे, माना यदि ये एक क्या परिमेय संख्या है तो हम परिमेय संख्या को P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। परिमेय संख्या को क्या P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। लिखिए, तो फिर लिखेंगे जहाँ Q ≠ 0 और क्या है P व Q क्या है, ये हमारी सह अभाज्य है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, हमने सह अभाज्य संख्या को पिछले सवाल में समझाए हैं कि जिसमें केवल HCF एक आए, एक के अलावा कुछ और ना आए। ठीक है, बस यही हमने, तो हम इसको लिखेंगे, तो इसको हम फिर शुरू कर रहे हैं। तो Q बराबर, इसको यहाँ कर देंगे गुणा, तो P/√3, Q को हम इस साइड लाएंगे। अब कर देंगे दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का, जैसे उस सवाल में किए थे, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो क्या हो जाएगा, Q² बराबर P/√3 का स्क्वायर, इतना कर देंगे तो Q² बराबर P/3, ये हमारा क्या है P²/3 हमारा ये आ गया। इसे दे देंगे, हम दे देंगे समीकरण नंबर 1, इसके क्या दे देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक, यहाँ देखिए, चूँकि हम यहाँ देखते हैं P² में 3 का भाग जाए तो P में भी क्या 3 का भाग जाएगा, वही लिखना जो उस सवाल में लिखे थे। ठीक, इसी पर लिखना है, चूँकि P² 3 से भाज्य है, 3 से भाज्य है, इसलिए क्या है P भी क्या होगा, P भी 3 से भाज्य होगा। अगर P भी 3 से भाज्य होगा तो हम लोग ये क्यों होगा, हमारी ये प्रमेय कहती है, कौन प्रमेय कहती है, प्रमेय 1.2 से, किस, ये हमारा जो कंसेप्ट लगा है तो किसे लगा है, प्रमेय संख्या 1.2 से क्या हमें कंसेप्ट लगा है, क्योंकि प्रमेय हमारी यही कहती है यदि किसी संख्या के वर्ग में उसका भाग जाता है तो उस संख्या में भी क्या है भाग चला जाएगा। ठीक है, ऐसे। तो आगे चलते हैं, तो हम यहाँ मान लें कि क्या बोला कि P भी 3 से भाज्य है, मतलब P में भी 3 का भाग यानी बटे 3 का भाग जाएगा। अब भाग जाएगा तो कोई ना कुछ भागफल आएगा, तो हम मान लिया K1 आ गया। अब K1 K2 P Q और कुछ मान सकते हैं ना, वो हम पर पूरा निर्भर करता है। ठीक है, लिखेंगे जहाँ K1 क्या है, एक पूर्णांक संख्या, K1 क्या है, क्या है पूर्णांक संख्या है, लिख देंगे। इतना लिखने के बाद फिर हम आगे आएंगे, अब इसको हम लिखेंगे P बराबर लिखेंगे 3K1, दे देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक, क्या देंगे समीकरण नंबर 2 देखेंगे। अब फिर इस P का मान हम इस समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर, P का मान समीकरण 1 पर रखें, तो रख देते हैं। तो Q इक्वल टू यहाँ समीकरण 1 हमारा ये चल रहा है, समीकरण 1 से ये चल रहा है, पूरा समीकरण 1 हमारा ये चल रहा है, Q² इक्वल टू P²/3, इसमें है ना, इसमें रख देते हैं। तो P का मान क्या है 3K1/3 का स्क्वायर। अब यहाँ इस सवाल को यहाँ थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, तो क्या चल रहा है हमारा Q² इक्वल टू 3 का वर्ग करेंगे कितना का 9 और K1 का स्क्वायर बटे, इसको इससे लिखना हमें Q²/3 K1 का स्क्वायर बटे में 3, इस तरह, ठीक ना, बटे में इस तरह है। ठीक है, तो आगे हम इसको हल कर रहे हैं, तो ये हमारा हो गया 3 का वर्ग 9 K1 के स्क्वायर बटे 3 तक का 9, 3 कैंसिल, क्या हो जाएगा Q² इक्वल टू 3K1 का स्क्वायर। ये हमारा सवाल हो गया। अब यहाँ पास ये देख रहे हैं, इसको लिख देंगे, या लिख सकते हैं
k1 स्क्वायर बराबर क्या है, q²/3। तो यहाँ हम देख रहे हैं यदि q² में 3 का भाग चला जाएगा तो q में भी 3 का भाग चला जाएगा, किससे, प्रमेय हमारी 1.2 से जाएगा ना। तो हम लिखेंगे चूँकि q² में चूँकि q² 3 से भाज्य है, इसलिए q भी 3 से भाज्य होगा। q भी क्या है, 3 से भाज्य होगा। ठीक, अब आगे यहाँ शुरू कर रहे हैं। तो मतलब क्या बोला कि फिर लिखे मान लेंगे यहाँ कि बोला q भी 3 से भाज्य होगा, तो हमारा कुछ भाग फैलाएगा, हम मान लें k2 आ गया। ठीक, हम यहाँ पर लिख दिए। यहाँ पर हम अगर लिख देंगे q बराबर हम लिखना चाहें तो 3 गुणे k2, इसे देते हैं समीकरण नंबर 3। हम समीकरण 2 देखते हैं, ये समीकरण 2 हमारे पास, ये समीकरण 2 और समीकरण हम 3 देख रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं कुछ कॉमन दिख रही है कि p और q का हम वैल्यू देखें, यहाँ पास क्या है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 गुणे k2 गुणे 1 कर सकते हैं। सेम इसको लिख सकते हैं q बराबर 3 गुणे k2 गुणे 1 कर सकते हैं, है ना। तो समीकरण ये होगा। समीकरण एक बार देखते हैं, समीकरण 2 ये हमारा है, ये है समीकरण 2 हमारा का ये है ना। p बराबर 3k1 है, तो ये क्या दिया है, p बराबर 3k1। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं p बराबर 3 गुणे k1 गुणे 1, और समीकरण तो हमारा ये है, क्या कहता है, q बराबर 3 गुणे k2 गुणे 1। हम यहाँ ये देख रहे हैं कि p और q में क्या है, हमें एक से ज़्यादा हमें गुणनखंड मिल रहा है। अगर एक से ज़्यादा गुणनखंड मिल रहे हैं तो क्या सह अभाज्य नहीं होगा, क्योंकि सह अभाज्य आने के लिए क्या है, केवल हमें क्या है, एक एसएफ चाहिए। यहाँ क्या हमें 3 एक्स्ट्रा मिल रहा है, इसलिए क्या ये हमारी संख्या है सहअभाज्य नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट है कि हमें ये हमको लिख के देना पड़ेगा। लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है कि संख्या 3 p व q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ क्या है, क्योंकि ये क्या है, हमें 2 और 3 दोनों में एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो क्या उभयनिष्ठ क्या है, गुणनखंड है ना, गुणनखंड है। अतः p और q जब इसमें 2 से ज़्यादा गुणनखंड मिल गए तो सहअभाज्य नहीं होगी। अतः p व q सहअभाज्य नहीं है। अब सहअभाज्य नहीं है तो हम मान के क्या चाहते थे, सहअभाज्य है, ये सहअभाज्य नहीं है, तो मतलब क्या है, ये हम एक दूसरे का विरोध कर रही है। तो हम लिखेंगे हमारी पूर्व कल्पना कैसी है, विरोधाभास। हम लिखेंगे कि हमारी पूर्व कल्पना कैसी है, विरोधाभास। हम लिखेंगे हमारी अतः हमारी तो ये यहाँ पास क्या है, समीकरण 2 और 3 से हमने देखा कि यहाँ पास एक के अलावा 3 भी एक्स्ट्रा गुणनखंड में आ रहा है। अगर 3 एक्स्ट्रा एक गुणनखंड में आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा सहअभाज्य संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि सहअभाज्य संख्या होने के लिए क्या है, हमें केवल एक ही एसएफ हो। लेकिन यहाँ क्या हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पास 3 गुणे k1 गुणे 1, यहाँ 3 गुणे k2 गुणे 1, 3 गुणे k2 गुणे 1, तो यहाँ पास क्या 3 हमें एक्स्ट्रा उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है, इसलिए क्या सहअभाज्य संख्या नहीं। इसलिए हमने लिखा समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि संख्या 3 p व q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः p और q क्या है, अतः p व q क्या है, सहअभाज्य नहीं है। तो लिखेंगे अतः हमारी पूर्व कल्पना विरोधाभास है या गलत है।
अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। बस आंसर इतना हम लोग इसको लिख के दे देंगे। ठीक, अब आते हैं अपनी बुक में प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल लिखते हैं। 1.2 का पहला सवाल जस्ट इसी के जैसा है। यहाँ पास क्या √3 है, यहाँ पास हमारा √5 रहेगा और कुछ नहीं। तो प्रश्नावली हमारी ये प्रश्नावली हमारी 1.2 का पहला सवाल, इसे सिद्ध करते हैं। कहता है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। हमें इतना सिद्ध करना है। ठीक है, तो लिखते हैं कि प्रश्नावली हमारी क्या है 1.2। इसको लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसमें कहता है कि क्वेश्चन फर्स्ट कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 का एक अपरिमेय संख्या है। हमें इतना सिद्ध करना है। लेकिन सिद्ध करने का प्रोसेस वही है कि हमने अभी जो चीज़ें सीखी हैं वही पूरा, केवल संख्या चेंज रहेगी, बाकी सारे सवाल उसी प्रकार रहेंगे। ठीक, तो लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो हम लिख सकते हैं √5 बराबर P/Q। आप A/B भी मान सकते हैं। एनसीईआरटी में A/B दिया, कोई संख्या मान सकते, इससे कोई बड़ा इशू नहीं आने वाला। ठीक है, तो लिखेंगे Q ≠ 0 तथा P व Q कैसी है सह अभाज्य संख्या है। सहभाज्य का मतलब क्या है, जिसका HCF 1 आए। ठीक, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं Q को इस साइड लाएंगे P/√5। बस अब लिख देंगे दोनों बच्चों का वर्ग करने पर। सेम जैसे भी 2 सवाल सॉल्व किए हैं सेम उसी प्रकार ये सारे सवाल सॉल्व होंगे। ठीक है, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर करें Q² बराबर P/√5 का स्क्वायर। P/√5 का स्क्वायर, हम इतना लिखेंगे P/√5 का स्क्वायर। ठीक, अब लिखेंगे Q² = P²/5। ये हमारा हो गया। क्या हो गया कि Q² = P²/5। हमें यहाँ दिख रहा है कि 5 P² को विभाजित कर रहा है, तो 5 P को भी विभाजित करेगा, वही वहाँ हमको लिखना पड़ेगा। लिखेंगे चूँकि P² 5 से भाज्य है, इसलिए P भी 5 से भाज्य होगा। कहाँ से आ गई हमारी प्रमेय 1 प्रमेय हमारी आ गई। कौन सी प्रमेय हमारी है 1.2 से हमारी ये चीज़ शुरू हो जाती है। तो प्रमेय 1.2 से हम इसको लिख दिए कि P² 5 से भाज्य है, तो P भी क्या है 5 से भाज्य होगा। ठीक, तब इसको लिखना है। फिर से माना कि P 5 से भाज्य है। P क्या है 5 से भाज्य, तो भाग देने के बाद कुछ न कुछ आएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं K1, जहाँ लिखेंगे K1 एक क्या है पूर्णांक। K1 क्या है एक पूर्णांक है। ठीक, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं P = 5 × K1। P बराबर क्या होगा
5 गुणे k1 आ जाएगा। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 1 दे देंगे। ठीक, फिर लिखेंगे p का मान इसको हम देंगे समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1 हम लोग इसको देंगे। ये समीकरण नंबर 1 हमारा ये कहलाएगा ये। ठीक है, तो अब लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर, p का मान समीकरण 1 रखेंगे तो ये समीकरण 1 हमारा कहाँ का ये कहता है q बराबर p²/5। यहाँ पर रख देंगे p का मान, तो क्या हो जाएगा कि q² = 5k1 का स्क्वायर बटे 5 आ जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो q² = 25 गुणे k1 का स्क्वायर बटे 5, 5 कैंसिल, 25, तो q² = 5 गुणे k1 का स्क्वायर, इसको हम दे देते हैं। ठीक, अब यहाँ पास हो जाएगा हमारा कि k1² = इसको हम लिख देंगे कि k1² = हम लोग लिख सकते हैं q² बटे 5। ठीक, फिर से वहाँ पर लिखेंगे यदि q² में 5 का भाग जा रहा है तो q में 5 का भाग जाएगा, इतना सब लिख के हम लोग लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि हमारा ये लिखेंगे चूँकि q² 5 से भाज्य है, इसलिए q भी 5 से भाज्य होगा। ठीक है, तो फिर लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे कि q/5, क्योंकि q 5 से भाज्य होगा। ये कहाँ से आएगा, हमारा आएगा प्रमेय 1.2 से ले लिए, है ना, ये हमें प्रमेय 1.2 यही कहती है। तो क्या आएगा k2 आएगा, क्योंकि q/5 भाग देने पर कौन कुछ आएगा तो हमने मान लिया k2 आ गया। ठीक है, हम इसको अब यहाँ पर लिख देंगे q बराबर 5k2, इसको देते हैं समीकरण नंबर 3। अब हम समीकरण 2 देख रहे हैं, समीकरण 2 p बराबर 5 गुणे k1, और समीकरण 3 हम देख रहे हैं कि q बराबर 5 गुणे k2। यहाँ पास क्या हमें दिख रहा है कि 5 दोनों में क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 5 क्या है दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व समीकरण 3 से स्पष्ट है कि p व q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, क्योंकि 5 क्या है दोनों में क्या है उभयनिष्ठ गुणनखंड है, p में भी है और क्या है q में भी है। तो अगर ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो क्या हमारी सहभाज्य नहीं हो सकती, क्योंकि यह सहभाज्य क्या है हमारे इसमें एक ही आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पास हम अगर समझने की कोशिश करें तो यहाँ पास क्या है हमारा समीकरण 2 था p बराबर 5 गुणे k1 गुणे 1, और समीकरण 3 हमारा है q बराबर 5 गुणे k2 गुणे 1। यहाँ पास क्या हमें एक ये गुणनखंड एक ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, मतलब क्या हमें एक से ज़्यादा गुणनखंड मिल रहे हैं, इसलिए क्या हमारे क्या सहभाज्य संख्या नहीं हो सकती। ठीक, आता है p व q सह अभाज्य नहीं है। ठीक, इसलिए हमारी पूर्व कल्पना क्या है, गलत है या विरोधाभास है। कल्पना विरोधा, वही भी हिंदी लिखना जो हमने अभी पिछले कुछ सवालों में किए हैं, विरोधाभास है। इसलिए अतः √5
एक अपरिमेय संख्या है। आंसर आता है √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि हम मान के क्या चाहते थे कि ये क्या है, हमारा ये परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या में ये माना कि पी और क्यू क्या सहअभाज्य है, मतलब क्या है, इसका जो HCF होगा एक आएगा। लेकिन यहाँ पर हम जब हल करके देखिए तो इस HCF क्या है हमारा, HCF क्या हमारा एक से ज़्यादा रहा है, क्योंकि हमारे पास 5 क्या है, 5 हमें एक्स्ट्रा कॉमन मिल रहा है, इसलिए क्या सहअभाज्य नहीं होगी। अगर ये सहअभाज्य नहीं होगी जो हम मान के लिए तो क्या है, हमने गलत मान के था, इसलिए क्या जब ये जो विरोधाभास होगी तो अपने आप क्या है वो हमारी अपरिमेय संख्या सिद्ध हो गई, अपने आप क्या हमारी अपरिमेय संख्या वो सिद्ध हो गई। ठीक।